जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द सियासी टेबल शो में। राजस्थान की 7 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने थे। आज 13 तारीख को सारी सीटों पर मतदान अब समाप्त हो चुका है। लगभग वोटिंग के आंकड़े हैं जो भी वो सामने आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा वोटिंग रामगढ़ में 73% देखी गई, उसके बाद खींवसर में 72, 72, उसके बाद 84, 69, सोलूमपुर में 66, झुंझुनू में 62, देवली उनियारा में 61 और दौसा, जहां से किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, 55% वोटिंग के आंकड़े सामने आ रही है। ये 5 बजे के आंकड़े हैं। इसके बाद अगर कई सारे बूथों में लोग अगर पहले से उसमें होते हैं पोलिंग बूथ के अंदर, तो फिर 1%, आधा परसेंट या 2% तक की वोटिंग के आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर ये वोटिंग हुई है। मुझे लगता है कि सबसे कम वोटिंग दौसा में हुई है। और फिर अगर हमारी 2 जो सीटें हमने कवर की हैं, 84 और सोलूमपुर, इसमें अगर देखा जाए तो सोलूमपुर के अंदर थोड़ी वोटिंग कम हुई है क्योंकि 66% ही वोटिंग हुई है। इसके अलावा चुनाव में होने वाले छोटे मोटे झगड़ों की खबरें भी सामने आई। रामगढ़ के अंदर पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और उसके अलावा खींवसर में भी कनिका बेनीवाल, जो हनुमान बेनीवाल की पत्नी है, वो भी शिकायत लेकर के पहुंची कि एक फर्जी वोटिंग हो रही है। उसको लेकर उन्होंने पुलिस वालों को आगाह किया कि इस प्रकार के काम नहीं होने चाहिए। इसके अलावा झुंझुनू में राजेंद्र गुड़ा जो हैं वो भी एक फर्जी वोटिंग को लेकर एक बूथ पर भिड़ गए, वहाँ पर भी थोड़ा हंगामा हुआ। और इसके अलावा सबसे बड़ा कांड जो हुआ वो हुआ देवली उनियारा में। देवली उनियारा में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। एक बूथ में गांव के लोगों ने बूथ में वोटिंग का बहिष्कार किया था। नरेश मीणा उनके समर्थन में वहां पर धरने पर बैठे। उनकी डिमांड थी कि जिला कलेक्टर, जो कि डॉक्टर सौम्या झा टोंक की जिला कलेक्टर हैं, वो मौके पर आएँ और उनसे ज्ञापन लें और उनकी समस्या को सुने, उनका ज्ञापन लें, इसके बाद वोटिंग होगी। इसको लेकर के नरेश मीणा पूरे गांव वालों के साथ धरना प्रदर्शन पर थे और वोटिंग का बहिष्कार कर रहे थे। उनका आरोप है कि एसडीएम ने इस बीच कार्य कर्मचारी, एक आंगनवाड़ी वर्कर और एक महिला शिक्षक जो थी, उनसे जबरदस्ती वोटिंग करा दी। इसको लेकर जब नरेश मीणा को खबर मिली तो वो अपना आपा खो बैठे, तोड़ करके बूथ के अंदर पहुंचे और वोटिंग को होती देख आग बबूला हो गए और बाहर आकर एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ। अपने लोगों के साथ वो बूथ पर बैठे रहे। इसको लेकर के अब काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया है, तूल पकड़ लिया है इसको। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो लोकतंत्र में इस प्रकार की घटना का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। खासकर एक जनप्रतिनिधि और एक जिम्मेदार अफसर को, एसडीएम जैसे बड़े ऊंचे लेवल के अधिकारी को अगर थप्पड़ मार देता है तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा निंदनीय और गलत काम है। एसडीएम की क्या गलती थी? क्या वो सरकारी गड़बड़ी कर रहे थे या फिर कोई फर्जी वोटिंग जिस प्रकार से करा रहे थे, ऐसी कोई अगर बात भी थी, शिकायत भी थी, तो इसकी शिकायत की जा सकती थी, बातचीत हो सकती थी, बहसबाजी हो सकती थी। लेकिन कर्मचारी को थप्पड़ अगर मार दिया तो इससे एक मैसेजिंग गलत जाती है। आज तो नरेश मीणा ने मारा है, कल कोई और मारेगा, तो ये मेरे हिसाब से बहुत गलत मैसेजिंग है। और कल को फिर इसी तरह किसी बूथ से अगर कोई और प्रत्याशी या कोई और राजनेता एसडीएम को या जिला कलेक्टर जैसे बड़े अधिकारी को अगर थप्पड़ मार दे तो बहुत ज़्यादा गलत मैसेजिंग ये होती है। और लोकतंत्र के लिए इसको बिल्कुल सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो अधिकारी हैं वही आम जनता के रक्षक भी हैं और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार मेरे हिसाब से किसी भी व्यक्ति को करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। क्या होगा, इस पर क्या कार्रवाई होगी, ये सब आने वाला वक्त तय करेगा। बहरहाल अगर चुनाव की बात करें तो 84 और सोलूमपुर को हमने कवर किया। इन दोनों सीटों पर जो वोटिंग है वो 69% 84 में और सोलूमपुर में 66% वोटिंग हुई है। अब ऐसे में जो यहाँ की लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प हो गई है। 84 को लेकर बीएपी के जो नेता है राजकुमार रोत, वो पिछले विधानसभा चुनाव में 70,000 की लीड के साथ ये चुनाव जीते थे और अब जब वो सांसद बन गए और सीट खाली हुई है, उपचुनाव हो रहे हैं, तो लगातार वो अपने दूसरे कैंडिडेट को भी इतने ही वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने पूरी ताकत वहां पर झोंकी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 बार 84 के दौरे पर पहुंचे। इसके अलावा बीजेपी के कई सारे तमाम नेताओं ने घर घर जाकर के प्रचार किया और ये पूरी कोशिश की कि वो 84 में बीजेपी को टक्कर दे पाए। इसके अलावा कांग्रेस ने भी 84 के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ा है, युवा चेहरे को उतारा। तो लड़ाई जो है वो काफ़ी दिलचस्प है। सोलूमपुर के अंदर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी, कांग्रेस और बीएपी के जो प्रत्याशी हैं उन तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला, ट्रायंगुलर फाइट है। तो ऐसे में अब जब 66% ही वोटिंग हुआ है तो मुझे लगता है ये मुकाबला और ज़्यादा कड़ा हो गया है। मेरे हिसाब से सोलूमपुर में वोटिंग थोड़ी कम हुई है। अगर यहाँ 70-72% वोटिंग होती तो फिर थोड़ा अनुमान लगाना ईजी हो जाता कि किसके पक्ष में चुनाव जा रहा है। लेकिन वोटिंग कम हुई है तो अब ये देखना होगा कि किस पार्टी के वोटर्स नहीं निकले हैं, वोटिंग नहीं कर पाए हैं,
ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 3 लाख के आसपास सलूबर विधानसभा में वोट हैं और अगर 70% वोट हुए हैं, यानी कि 2,10,000 2,05,000 वोट ही गिरे हैं, तो ऐसे में जो वोटों का जो परसेंटेज है, जो जीत हार का मार्जिन है, वो काफ़ी क्लोज हो गया है अब। इसलिए ये बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, किसको कितने वोट मिलेंगे, कौन जीतेगा, इसका अनुमान थोड़े और 2-4 दिन गुजर जाएंगे। जब आंकड़े फाइनल किस बूथ में कितने वोट गिरे हैं ये सब सामने आएगा, तो उसके बाद लगाना थोड़ा इजी हो जाएगा। जब कल परसों 2-3 दिन के अंदर जब हम लोग फिर से फील्ड में जाएंगे, फाइनल आंकड़े लेकर के आएंगे, तो चुनाव के नतीजों से 2 या 3 दिन पहले ही कौन जीत रहा है इसका भी अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे और वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आपको बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी हमने 10 विधानसभा सीटों पे कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसको लेकर के एक एनालिसिस वीडियोस बनाए थे। 10 सीटों का अनुमान हमने लगाया था, उसमें से 7 सीटों पर हमारा अनुमान जो है वो सटीक बैठा था, और जो हमने कहा था कि ये जीत रहे हैं तो वही जीते। 3 सीटों पर अनुमान हमारा गलत हुआ, और 7 में से भी 3 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर हमने वोट भी बताए थे कि इतने इतने वोट इस पार्टी को मिल सकते हैं, तो वो भी उसके आसपास ही आकर के आंकड़ा बैठा। तो मुझे लगता है कि इन दोनों सीटों पर भी हम लोग अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि इसको कितने वोट मिलेंगे। हो सकता है सही हो सकता है गलत भी हो, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे। मिलेंगे इसमें नई वीडियो में, तो बताएंगे आपको कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए और देखते रहे हमारा चैनल आपका नीचे वो। धन्यवाद।